नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे पीपीएच के बारे में, पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में। पोस्टपार्टम हेमरेज ने अपन ने पहले डिस्कस किया है। 500 ml से ज़्यादा नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी में ब्लड लॉस हो रहा है, उसको अपन पीपीएच बोलेंगे। यदि सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी हुई है, उसमें से 1 लीटर यानी कि 1000 ml ब्लड लॉस हुआ है, तो उसको अपन पीपीएच की कैटेगरी में रखेंगे। यदि मदर जो है एनीमिक है और फिर उसको पीपीएच हुआ है तो 300 ml ब्लड लॉस हुआ है, तो उसको अपन पीपीएच के अंदर काउंट करेंगे। इसके अलावा अपन ने बात की थी टाइम ड्यूरेशन के साथ में एक अर्ली पीपीएच और एक लेट पीपीएच। अर्ली पीपीएच का मतलब 12 घंटे के अंदर डिलीवरी होने के बाद 12 घंटे के अंदर जो ब्लीडिंग हो रही है, उस ब्लीडिंग को अपन अर्ली पीपीएच या प्राइमरी पीपीएच बोलेंगे। लेट पीपीएच ने अपन ने बात की थी 12 घंटे के बाद से लगा के 12 वीक तक, इस पीपीएच को बोलेंगे सेकेंडरी पीपीएच। इसके अलावा अपन ने डिस्कस किया था पीपीएच को 4T जो है वो कोज करवा सकता है। मोस्ट कॉमन अपन ने देखा एटोनिक यूट्रस। एटोनिक यूट्रस होने की वजह से इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। तो 4T के बारे में अपन ने बात की थी। फिर अपन ने बात की थी रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में अपन लोगों ने पहला रिस्क फैक्टर मैटरनल साइड से बात की थी। माँ में ऐसी कौन कौन सी स्थिति होगी जो पीपीएच कोज करवाएगी, ये अपन ने पहले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया। आज अपन इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं कि लेबर रिलेटेड पीपीएच, यानी कि लेबर में लेबर हो रहा है, इसके रिगार्डिंग कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो पीपीएच कोज करवा सकते हैं। पहला ही जो कोज है वो है प्रोलॉन्ग्ड लेबर। लेबर क्या हो गया है, लंबे समय तक हो गया। यदि प्राइमरी ग्रेविडा है और मल्टी ग्रेविडा है, तो इसका अलग अलग प्रोटोकॉल है। प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर 14 आवर से ज्यादा हो रहा है और इसमें 10 आवर से जो है वो ज्यादा हो रहा है, तो अपन इसको इंक्लूड करेंगे। अपन रफ आइडिया मान लेते हैं कि जो भी 15 घंटे से ज्यादा यदि लेबर हो रहा है, उस 15 घंटे से ज्यादा लेबर को अपन जो है वो किसमें इंक्लूड करेंगे, प्रोलॉन्ग्ड लेबर। तो प्रोलॉन्ग्ड लेबर जो है ये लेबर रिलेटेड जो है बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। ये पीपीएच कोज करवा सकता है, पोस्टपार्टम हेमरेज करवा सकता है। ये हमें प्रोलॉन्ग लेबर को मैनेज करते हुए काम में करना है। दूसरा बात है अपन एक्सेसिव यूज ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन्स। ऑक्सीटॉक्सिन का जो है एक्सेसिव यूज ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन का एक्सेसिव यूज कर ले। ऑक्सीटॉक्सिन जो है इस पीपीएच में ट्रीटमेंट में भी काम आने वाली है और इसको एकदम से पीपीएच को रोकने में भी काम आने वाली, लेबर को एस्केलेट करने में भी काम आएगी और इसको पीपीएच को प्रिवेंट करने में भी काम आएगी। पर यहाँ क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक्सेसिव यूज ऑफ। ज्यादा ऑक्सीटॉक्सिन देने से कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ सकते हैं, यूट्रस में पीपीएच कोज हो सकता है, तो ज्यादा हमें ऑक्सीटॉक्सिन का यूज नहीं करना है। ज्यादा ऑक्सीटॉक्सिन का यदि यूज करेंगे तो पीपीएच जो है वो हो सकता है। अगला अपन बात करेंगे कि इस तरीके की जो डिलीवरी जो पहले ही उसका पिछली डिलीवरी के अंदर उसका हिस्ट्री है कि उस महिला के अंदर जो है बच्चा हो जाने के बाद जो है उसको पीपीएच हुआ है, लेबर के अंदर इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो ये मोस्ट कॉमनली जो 2 तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। क्या तो लेबर लंबा हो गया है, या फिर एक्सेसिव यूज ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन्स, या फिर हाइपर कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा होने की वजह से भी जो है पीपीएच हो सकता है, और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ऑक्सीटॉक्सिन्स की वजह से भी हो सकता है। तो पर्सिपेटेड लेबर इसकी वजह से हो सकता है। जब भी आप एंटायर प्रोसेस जो डिलीवरी का होता है वो 3 घंटे हो सकता है। 3 घंटे से अपन को ज़्यादा पहले काम करना है तो फास्ट डिलीवरी करवाना। तो फास्ट डिलीवरी करवाएंगे तो पीपीएच कम होने का खतरा रहेगा। तो इसको ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड नहीं करना है, डिलीवरी को फास्ट करवाना है, और जिससे जो है वो अपन को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह या ज़्यादा प्रेशर जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। अब अगला जो फैक्टर है वो बात कर रहे हैं प्लेसेंटल रिलेटेड फैक्टर। अगला जो फैक्टर है वो किससे रिलेट कर रहा है, ये प्लेसेंटा से रिलेटेड कर रहा है। इनकी प्लेसेंटा में कोई प्रॉब्लम है, इम्प्लांटेशन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, प्लेसेंटा बड़ा है, प्लेसेंटा उस जगह पे सही से नहीं चिपक रखा है, या नीटा बुक लेयर से ज़्यादा जो डीप चला गया है, इनकी डेसिडुअल जो रिएक्शन है वो डीप हो गई है, इसकी वजह से जो है वो पीपीएच हो सकता है। पहला जो कारण पीपीएच के अंदर मान सकते हैं कि प्लेसेंटा जो है इम्प्लांटेशंस गड़बड़ हो रखा है।
प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन जो है वो डीप हो गया है। और डीप किस लिए हो गया? नीटा बुक जो लेयर होती है, इस नीटा बुक लेयर का एब्सेंस की वजह से जो डेसिडुआ से अंदर तक जो है इम्प्लांटेशन हो गया है। जब ये प्लेसेंटा टूटेगा, हटेगा, तब ये ब्लीडिंग कोज करवा देगा, जिसमें प्लेसेंटा का कोई लोब बड़ा है, प्लेसेंटा का कोई भी जो लोब है वो बड़ा है, जैसे सक्कनचूरिएटेड प्लेसेंटा, सक्कनचूरिएटेड प्लेसेंटल लोब जो है, ये लोब भी क्या करवा सकता है? पीपीएच करवा सकता है। बड़ा प्लेसेंटा है, सक्कनचूरिएटेड जो लोब है, और मोरबिट प्लेसेंटा है। और अगली बात करें तो मोरबिट प्लेसेंटा, मोरबिटल प्लेसेंटा जो है, ये भी प्लेसेंटा जो है प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकता है, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब इम्प्लांटेशन की प्रॉब्लम है। चाहे प्लेसेंटा एक्रीटा की बात करें, प्लेसेंटा एक्रीटा की बात करें, तो ये सब पीपीएच जो है कोज करवा सकता है, प्लेसेंटा का है। इस वक्त पे यदि प्लेसेंटा इम्प्लांटेशन गड़बड़ है, तो फिर अपन का जो अल्टीमेट मैनेजमेंट है वो हिस्टेक्टमी करेंगे। क्या करेंगे? हिस्टेक्टमी, इनकी रिमूव ऑफ द यूट्रस, रिमूव ऑफ द यूट्रस। यूट्रस को अपन जो है वो हटा देंगे। यही इसका जो डेफिनेटिव मैनेजमेंट है वो प्लेसेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम में यही अपन करते हैं, हिस्टेक्टमी करते हैं। और उस हिस्टेक्टमी, क्योंकि जो इम्प्लांटेशन है, अब वो इम्प्लांटेशन गड़बड़ है, ये ब्लीडिंग कोज करेगा, तो अच्छा यदि नहीं रुका तो अपन इसका हिस्टेक्टमी कर देंगे। अब अपना नेक्स्ट जो सवाल है, अब असली सवाल है कि ये तो प्रॉब्लम हो ही गई है, अब इस प्रॉब्लम को हमें मैनेज कैसे करना है। तो बड़ा सवाल इस पे है मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच। पीपीएच को किस तरीके से मैनेज करते हैं? दो तरीके से अपन पीपीएच को मैनेज कर सकते हैं, एक नॉन स्पेसिफिक मेजर्स और एक स्पेसिफिक मेजर। एक अप्रोच जो है नॉन स्पेसिफिक अप्रोच लगाएंगे, एक सटीक जो है वो लगाएंगे। पहले अपन ट्राई करेंगे नॉन स्पेसिफिक मेजर जो है वो अपन पेशेंट पे अप्लाई करें। और इस नॉन स्पेसिफिक मेजर्स के अंदर पहली बात करें, पेशेंट परसिक्यूट टू लार्ज आईवी बोर कर। पेशेंट को सबसे पहले आईवी कैनुला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आईवी कैनुला लगाएंगे, टू लार्ज आईवी बोर कैनुला। दो बड़े गोज के 20 गोज से बड़े 18 गोज के जो 20 और 18 गोज के जो दो कैनुला है, ये पेशेंट को अपन लगाएंगे। और पेशेंट को फ्लूइड देना जो है वो अपन स्टार्ट कर देंगे। फ्लूइड के अंदर एनएस नॉर्मल सलाइन और आरएल जो है पेशेंट को अपन देना स्टार्ट कर देंगे। तो पेशेंट के दो बड़े कैनुला लगा दिए और अपन ने पेशेंट को एनएस और आरएल देना स्टार्ट कर दिया। याद रखें नॉट गिवन 5% डेक्सट्रोज। 5% डेक्सट्रोज या डेक्सट्रोज जो है पेशेंट को अपन नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं? ये करवाता है वाटर इंटॉक्सिकेशन। इससे क्या हो जाएगा? वाटर इंटॉक्सिकेशन जो है पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। तो अपन NSRL नॉर्मल सलाइन रिंगर लैक्टेट जो है वो लगा सकते हैं। और पेशेंट में डेक्सट्रोज नहीं लगाएंगे। डेक्सट्रोज जो है पेशेंट को क्या कर सकता है? ये वाटर इंटॉक्सिकेशन कर सकता है, तो डेक्सट्रोज ना लगाएं। उसके बाद में हमें पेशेंट के सैंपल को कलेक्ट करना है। किसको कलेक्ट करना है? पेशेंट के सैंपल को हमें जो है वो लेना है। तो पेशेंट का अपन सैंपल लेंगे और पेशेंट के सैंपल के अंदर पेशेंट का ब्लड ग्रुप की टेस्ट करेंगे, है ना। ABO ब्लड ग्रुपिंग जो है ये अपन देखेंगे। प्लस पेशेंट को ब्लड की जरूरत पड़ेगी, तो पेशेंट का ब्लड ग्रुप सैंपल क्या है, पेशेंट कहीं RH पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या फिर पेशेंट को अपन देखेंगे हीमोग्लोबिन कितना है। यदि हीमोग्लोबिन कम है तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की भी जरूरत पड़ सकती है। और इसके साथ में ब्लड का अरेंजमेंट भी कर देंगे। तो ब्लड का अरेंजमेंट जो है वो भी अपन इसमें करेंगे। ये अपन नॉन स्पेसिफिक मेजर्स के अंदर सबसे पहले जो है वो हमें ये इस तरीके से मैनेजमेंट करना है। तो नॉन स्पेसिफिक मेजर्स के अंदर अपन ने बात की थी, पेशेंट को सबसे पहले 2 IV लार्ज बोर कैनुला लगाएंगे और जिसमें से 18 गोज या 20 गोज का होगा। 18 गोज वाले से अपन ब्लड चढ़ाएंगे, 20 गोज वाले से अपन जो है पेशेंट का NSRL स्टार्ट
कर देंगे, क्योंकि पेशेंट में ब्लड लॉस हो रहा है और ब्लड लॉस भी उस पेशेंट को 500 ml से ज़्यादा हो रहा है, तो अपन को ज़रूरत पड़ सकती है फ्लूइड की और इसके साथ में ब्लड की। तो ब्लड को चढ़ाने से पहले, ट्रांसफ्यूज करने से पहले पेशेंट का हमें ब्लड ग्रुपिंग मालूम होना चाहिए, उसी ब्लड ग्रुप का अपने अरेंजमेंट करना है और इस काम को फटाक से स्टार्ट करना है। HB लेवल को भी हमें साथ साथ ही असेस करना है। और याद रखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो बात यह है, 5% जो डेक्सट्रोज है ये पेशेंट को नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि डेक्सट्रोज जो है वाटर इंटॉक्सिकेशंस करता है। तो ये अपने नॉन स्पेसिफिक मेजर्स के अंदर बात की थी। अब बात करते हैं स्पेसिफिक मेजर्स। स्पेसिफिक मेजर्स के अंदर हमें स्पेसिफिक जो है ट्रीटमेंट मोडालिटी का उपयोग करना है, स्किल्स का उपयोग करना है। मसाज ऑफ द यूट्रस, अपन पेशेंट को क्या करेंगे, मसाज ऑफ द यूट्रस, अपन पेशेंट का क्या करेंगे, मसाज ऑफ यूट्रस, यूट्रस की मसाज करेंगे। यूट्रस की मसाज करने का या क्या लॉजिक है, यहाँ पे ये लॉजिक है, यूट्रस की टोन वापस आ जाए, और टोन वापस जब आ जाएगी यूट्रस की तो एटोनिक यूट्रस जो है बड़ा कारण जो है PPH है। मसाज के साथ में ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए ट्रेनेस्मिक एसिड जो है ये इंजेक्शन पेशेंट को अपन लगाएंगे एज डॉक्टर प्रेस्क्राइब। डॉक्टर हमारे साथ ही खड़ा है, हमारे पास में ही है, क्योंकि इमरजेंसी है। डॉक्टर को फटाक से ट्रेनेस्मिक एसिड जो है वो हमें लगाना है डॉक्टर की सलाह से। और डॉक्टर आपको क्या बोलेगा, इसके साथ में आपको इंजेक्शन जो है ऑक्सीटोक्सिन लगाना है। ऑक्सीटोक्सिन जो है इसको ट्रीट दी PPH को क्या करेगा, ट्रीट करेगा। ऑक्सीटोक्सिन जो है फर्स्ट लाइन ड्रग्स है, ये अपन इसको फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ चॉइस भी बोल सकते हैं PPH के अंदर। तो ऑक्सीटोक्सिन्स लगाएंगे, सबसे पहले मसाज करेंगे, मसाज के साथ में ट्रेनेस्मिक एसिड लगाएंगे। ऑक्सीटोक्सिन जो है IV इन्फ्यूजन के द्वारा लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, IV इन्फ्यूजन जो है पेशेंट को लगा रखा है, इसमें अपन ड्रिप के अंदर NS के अंदर जो है ऑक्सीटोक्सिन ड्रग से मिला देंगे। ये काम हमें कब तक करना है, ये काम हमें 30 मिनट के भीतर जो है ट्रीटमेंट मोडालिटी को उपयोग में लेना है। यदि इस इलाज से आधे घंटे के भीतर ये इलाज लागू हो गया तो वेरी गुड, पेशेंट की जान बच गई है। और आधे घंटे से अपन ने ये सब काम हो गया, अपने ये काम इंक्लूड है टाइम जो भी, इसके बाद में जो है मैं ट्रीटमेंट मोडालिटी चेंज करनी है, सिर्फ इस पे ही भरोसा नहीं करना है। आगे हमें मेडिकल मैनेजमेंट फेल होने पे, अगली बात करें, इफ मेडिकल मैनेजमेंट इज फेल, यदि मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो गया है, ये जो भी अपन ने मेडिकल मैनेजमेंट किया है ये मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो गया है, तो हमें नेक्स्ट जो इनिशिएटिव है, ये नेक्स्ट इनिशिएटिव हमें लेना है और मैकेनिकल मेथड की तरफ बढ़ना है। तो नेक्स्ट जो है वो अपन किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, मैकेनिकल मेथड। तो मैकेनिकल जो मेथड है, इनकी मैकेनिकल तरीके से इनकी मैनूवर करने से ये पेशेंट को अपन को फायदा होगा। व्हेन फेल दी मैकेनिकल मेथड, यदि मैकेनिकल मेथड भी फेल हो जाए फिर हमें किसको यूज करना है, सर्जिकल मेथड। तो सर्जिकल मेथड जो है वो अपन लास्ट में यूज करेंगे जब मैकेनिकल मेथड भी क्या हो गया है, फेल हो गया है। मैकेनिकल मेथड कई बार फेल नहीं होता है, कई बार फेल भी हो जाता है, तब हमें सर्जिकल प्रोसीजर करना है। फिर हम पेशेंट को OT में ले जाएंगे और OT में इसको सर्जिकल प्रोसेस की तरह से जो आर्टरी ब्लड सप्लाई दे रही है, इस आर्टरी को अपन लाइगेट कर देंगे, लाइगेशंस कर देंगे। इस लाइगेशंस की वजह से जो भी ब्लीड हो रही है ये उस आर्टरी को रोक देंगे, ताकि जो ब्लीडिंग है ये ब्लीडिंग जो है पेशेंट में कम की जा सकती है। अब आगे बात करते हैं कि भाई जो अपन इस पेशेंट के अंदर जो यूज कर रहे हैं कौन कौन सी दवाई, वैसे अपन ने इस दवाई का क्या प्रोटोकॉल है, WHO ने क्या बोला है, कितना डोज देना है, कौन सा रूट देना है, पहले दवाई कौन सी देनी है, कौन सी दवाई का क्या कॉम्बिनेशन है। तो ये सारी जो मेडिकल मैनेजमेंट में ड्रग्स हैं इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो फर्स्ट लाइन जो ड्रग्स बोली है, इस फर्स्ट लाइन ड्रग्स का नाम है ऑक्सीटोक्सिन्स। तो फर्स्ट लाइन जो ड्रग्स है, मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो PPH को ट्रीट करने के लिए फर्स्ट लाइन जो ड्रग्स है
इस फर्स्ट लाइन ड्रग्स को अपन क्या बोलेंगे, इस फर्स्ट लाइन ड्रग्स को बोलेंगे ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन जो है वो IM भी दे सकते हैं और IV इन्फ्यूजन भी दे सकते हैं। IM भी दे सकते हैं पर IV भी दे सकते हैं। तो ज़्यादा प्रेफरेंस अपन किस में, इमरजेंसी में किसको देंगे, IV देंगे। डोज जो इसका है, डोज जो है इसका 40 इंटरनेशनल यूनिट जो है वो इसका डोज रहने वाला है। 40 इंटरनेशनल जो यूनिट है इसका डोज रखेंगे। नेवर गिव IV बोलस, इस बात का भी ध्यान रखें, IV तो देंगे पर IV अपन पेशेंट के किसके साथ देंगे, विथ नॉर्मल सलाइन या RL के साथ में देंगे। IV बोलस नॉट गिवन, IV बोलस कभी भी नहीं देंगे। IV बोलस यदि आपने दे दिया है तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा हो जाएगा, फट भी सकता है, रप्चर भी हो सकता है और ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है पेशेंट में। और भी तरीके का प्रॉब्लम, जैसे पेशेंट का BP कम कर सकता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज कर सकता है, पेशेंट में हाइपोटेंशन देखने को मिल सकता है, कार्डियक अरेस्ट भी करवा सकता है। क्या करवा सकता है, कार्डियक अरेस्ट करवा सकता है, BP कम करवा सकता है, हाइपर स्टिमुलेशन करवा सकता है। इसलिए इसको हमेशा NS और RL के साथ में ही देखते हैं। ये भी अपन ने चर्चा की है, इसको D5 इनकी डेक्सट्रोज के साथ भी कभी भी नहीं देते हैं। D5 का भी उपयोग अपन नहीं लेते हैं, इसके ड्रिप के अंदर ऑक्सीटॉक्सिन्स नहीं डालते। तो ये अपना फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ जो चॉइस है उसको अपन मानते हैं ऑक्सीटॉक्सिन्स। IM भी दे सकते हैं, IV जब भी देंगे तो पेशेंट को NS और RL के साथ में देंगे। और IV बोलस जो है वो कभी भी नहीं देंगे। IV बोलस की वजह से कई सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, BP डाउन हो सकती है, पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। डोज की बात की अपन ने, 40 इंटरनेशनल यूनिट इसकी डोज देते हैं। और सावधानी वाली, ध्यान रखने वाली बात है, डेक्सट्रोज के साथ में इसको अपन कभी भी नहीं देंगे। और ये जो ऑक्सीटॉक्सिन है वो ड्रग ऑफ चॉइस है, ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो ऑक्सीटॉक्सिन्स रहने वाली है। ये WHO ने रिकमेंडेशंस क्या है, ये ट्रीट द PPH एंड प्रिवेंट द PPH। इसका खास जो बड़ी वजह है वो क्या करती है, ये ट्रीट भी करती है एंड प्रिवेंट द PPH। बड़ी बात बता रहा हूँ, प्रिवेंशंस और ट्रीटमेंट ऑफ द PPH, ये ऐसी दवा है जो ऑक्सीटॉक्सिन जो है इसका कमाल है। ट्रीटमेंट के लिए भी है, ट्रीटमेंट का मतलब यदि पेशेंट को PPH हो रहा है तो इसका इलाज का दवा भी ऑक्सीटॉक्सिन से। और यदि पेशेंट को हमें बचाना है, उसको PPH नहीं करना है, तो भी जो इसका दवा है, ड्रग ऑफ चॉइस है, ये भी इसका ऑक्सीटॉक्सिन है। तो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये ऑक्सीटॉक्सिन जो है वो ट्रीट भी PPH करती है और प्रिवेंट भी PPH को करती है। ये सबसे बड़ी जो जानकारी है वो वाली बात है। फिर आगे बात करते हैं, सेकंड ड्रग्स की बात करते हैं। सेकंड ड्रग्स कौन कौन सी जो है वो इसके अंदर बात करेंगे, मिथाइल अर्गोमेट्रिन। अगली वाली बात करेंगे मिथाइल अर्गोमेट्रिन। मिथाइल अर्गोमेट्रिन भी PPH के अंदर अपन उपयोग लेते हैं। इसका जो डोज है 0.2 mg, कितना डोज रखने वाले हैं, इसका डोज है 0.2 mg। 0.2 mg जो है मिथाइल अर्गोमेट्रिन दवा का उपयोग करते हैं और इसका 0.2 mg डोज इस्तेमाल करते हैं IM। ज़्यादातर अपन इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इंट्रामस्कुलर इस्तेमाल करते हैं। एक बार 0.2 mg डोज लगाएंगे, उसके बाद में थोड़ा गैप रखेंगे, फिर इसको देंगे। मैक्सिमम जो इसकी डोज है, गैप के साथ में 5 डोज दे सकते हैं। 5 का मतलब हो गया 0.2 mg, 0.2 mg, 0.2 mg, 0.2 mg, 0.2 mg, 0.2 mg, 2, 4, 6, 8, 10, तो 10 mg जो है वो अपन इसको दवा दे सकते हैं। तो 10 mg तक इसकी दवा दे सकते हैं। एक टाइम इंटरवल जो है गैप रखेंगे, 30 मिनट का जो है अपन गैप रख सकते हैं। 30 मिनट गैप रखेंगे। यदि इसने दवा ने PPH को रोक दिया है 30 मिनट के अंदर तो अपन इसको नहीं देंगे। और यदि इससे 30 मिनट में एक डोज में से कुछ नहीं हुआ तो नेक्स्ट डोज अपन इसको लगाएंगे। 30 मिनट का जो है गैप इंटरवल रखेंगे। और कैसे देंगे, इंट्रामस्कुलर जो है इसकी डोज अपन देने वाले हैं। याद रखें ये दवाई कभी भी IV नहीं देते, नॉट गिवन IV।
IV नहीं देते हैं। IV जब भी देते हैं तो इसका कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, हाइपरटेंशन कर सकती है। ये दवा क्या कर सकती है, BP बढ़ा सकती है और ज़्यादा पेशेंट में प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकती है। तो मिथाइल अर्गोमेट्रिन जो दवा है वो अपन सेकेंड में यूज करते हैं। थर्ड जो दवा का नाम है सिंट्रोमेट्रिन। सिंट्रोमेट्रिन जो दवा है ये दवा एक फिक्स डोज का कॉम्बिनेशन से, ये जो सिंट्रोमेट्रिन है ये फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, तो ये कॉम्बिनेशन है, दो दवा का कॉम्बिनेशन है जो अपन ने यूज की थी। पहले अपने ऑक्सीटॉक्सिन यूज की और ऑक्सीटॉक्सिन के साथ में 5 इंटरनेशनल मिथार्जिन देते हैं। क्या देते हैं, ऑक्सीटॉक्सिन प्लस मिथार्जिन। कितना देते हैं, मिथार्जिन 5 इंटरनेशनल यूनिट। क्या देंगे, ऑक्सीटॉक्सिन विथ 5 यूनिट मिथार्जिन, 5 यूनिट्स तो देते हैं, 5 यूनिट्स तो देते हैं ऑक्सीटॉक्सिन का, और मिथार्जिन का देते हैं 0.5 mg। क्या देते हैं, 0.5 mg जो है मिथार्जिन का उपयोग लगेंगे। ये दोनों कॉम्बिनेशंस में है, कॉम्बिनेशन में इसका उपयोग करते हैं। और ये जो इम्पोर्टेंट जो रोल है सिंट्रोमेट्रिन दवा है ये भी PPH को कम करती है। इसका इस्तेमाल करेंगे जब वो वाला काम हमारा फेल हो जाएगा तब। नेक्स्ट जो अपन दवा इस्तेमाल करते हैं PGE1 मीजोप्रोस्ट, PGE1 प्रोस्टाग्लैंडिन E1, ये दवा जो है वो अपन पेशेंट के अंदर इस्तेमाल करेंगे। डोज जो इसका रिकमेंड कर रखा है WHO ने 800 माइक्रोग्राम। ये डोज किसने तय किया था, ये डोज तय किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला जब भी PPH होगा तो 800 मिलीग्राम जो है ये हमें ट्रीटमेंट में यूज लेना है PPH के। रूट जो है इसका जो रूट जो है सबलिंगुअल रहेगा। कैसा रहेगा, सबलिंगुअल। जीभ के नीचे अपन इस गोली को रखेंगे और इस गोली में 800 मिलीग्राम जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन E1 है। और इस गोली को, एक गोली और भी आती है जिसमें 600 माइक्रोग्राम, कितना होता है 600 माइक्रोग्राम, ये भी अपन प्रिवेंट दी PPH एंड ट्रीट दी PPH। PPH को अपन क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। इसके लिए 600 मिलीग्राम जो है इसका दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं और रूट इसका जो है ओरली रखेंगे। क्या रखेंगे, रूट ओरली रखेंगे। रूट ओरली रहेगा और पेशेंट का 600 मिलीग्राम जो है इस दवा का उपयोग किया जाएगा। याद रखें ये जब भी दवा देंगे ये 3rd स्टेज ऑफ लेबर में दे रहे हैं। कब देते हैं, 3rd स्टेज ऑफ लेबर। 3rd स्टेज जो लेबर की है उसके अंदर इस दवा का उपयोग कर रहे हैं। और ये जो दवा है एक प्रोस्टाग्लैंडिन E1 मीजोप्रोस्ट जो है 800 mg, तो WHO ने बोला है जब भी PPH है तो आप सबलिंगुअली का बता दूं ये सेकेंड फास्टेस्ट रूट है। हाईएस्ट जो फास्ट रूट है वो है इंट्रावीनस और सेकेंड में है सबलिंगुअल। तो सबलिंगुअल देने का ये फायदा है जब भी गोली का असर आपका पूरा हो गया है तो इस गोली को स्प्लिट आउट थूक सकते हैं। और यदि आपको ओरली पेशेंट यदि ले सकता है, 600 मिलीग्राम की ये गोली है और आप ओरली देते हैं, 3rd स्टेज ऑफ लेबर के अंदर अपन इसको देते हैं। फॉर थ्रेटिंग PPH कैन आल्सो गिवन मीजोप्रोस्टॉल पर रेक्टली। यदि आपको ज़्यादा थ्रेट हो रहा है तो आप रेक्टली भी दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, रेक्टल रूट से भी आप इस गोली को इस्तेमाल कर सकते हैं। 600 मिलीग्राम की ये गोली है, रेक्टली भी अपन दे सकते हैं और आपको इस गोली के बारे में पता, एडवांटेज होना चाहिए। नेक्स्ट बात कह सकते हैं और सबसे बड़ी बात है, यदि कोई पेशेंट अस्थमेटिक है, सुन लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, यदि कोई पेशेंट अस्थमेटिक है, पेशेंट को क्या हो रखा है, अस्थमा हो रखा है, अस्थमेटिक पेशेंट है, अस्थमेटिक पेशेंट के अंदर भी ये गोली सेफ है, ये गोली दे सकते हैं। यदि पेशेंट को अस्थमा है तो इस गोली का उपयोग जरूर करें यदि उसको PPH हो गया है तो अस्थमेटिक पेशेंट के अंदर भी ये बढ़िया सेफ गोली है। फिर अपन अगली गोली की बात करते हैं, कौन सी गोली अपन इसके अंदर देंगे, PG2 अल्फा कार्बोप्रोस्ट।
या अपन इसको बोलते हैं डिनोप्रोस्ट। Pg2 अल्फा, कार्बोप्रोस्ट और डिनोप्रोस्ट, ये जो अपन इस्तेमाल करने वाले हैं IM, ये किस रूट से दी जाएगी? IM रूट से दी जाएगी। 250 जो है इसकी मिलीग्राम जो है इसकी डोज रहने वाली है, 250 मिलीग्राम इसकी डोज रखेंगे। IM तरीके से अपन इसको देंगे और इसको अपन रिपीट करेंगे, रिपीट करते रहेंगे। 8 डोज तक रिपीट दे सकते हैं। कितना डोज, मैक्सिमम डोज कितना दे सकते हैं? मैक्सिमम डोज रिपीट जो है वो 8 डोज जो है वो अपन इसको रिपीट कर सकते हैं। गैप आपको रखना है कम से कम 20 मिनट से लगा के 90 मिनट का। कितने रखना है? 20 मिनट से लगा के 90 मिनट का आपको गैप रखना है। और IM आपको देनी है 8 डोज आप दे सकते हैं और मैक्सिमम डोज जो है ये है। और टोटल डोज की बात करें 2 mg, मैक्सिमम जब डोज काउंट करेंगे 2 mg, कितनी दे सकते हैं? 2 mg। देखो यहाँ 250 मिलीग्राम है, मैक्सिमम डोज की जो बात की है 2 mg जो है इसकी डोज दे सकते हैं। 8 डोज जो है इसको अपन को रिपीट करना है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सी दवाई का उपयोग ले सकते हैं? ट्रेनेजमिक एसिड। ट्रेनेजमिक जो एसिड दवा है, ये दवा किसी इस PPH के प्रोटोकॉल में तो नहीं है, पर ये दवा जनरली पेशेंट में ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए देते हैं। जनरली स्टॉप दी ब्लीडिंग, जनरली अपन पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है तो उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए देते हैं। 1 ग्राम IV देते हैं, 1 ग्राम IV दे सकते हैं, 1 ग्राम IV अपन इसको दे सकते हैं। और स्लो देना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। स्लो IV पुश कर रहे हो तो आपको स्लो करना है, और ड्रिप में दे रहे हो तो ये ऑटोमेटिक ही स्लो जाएगी। तो ये आपको जो है 1 ग्राम तक ट्रेनेजमिक एसिड दे सकते हैं। ये कोई स्पेसिफिक दवा नहीं है PPH में, पर अपन हर पेशेंट में यदि अपन को ब्लीडिंग स्टॉप करनी है तो इस दवा का उपयोग अपन करते हैं। तो ये अपन ने एक बात की थी। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल के बारे में। क्या प्रोटोकॉल को जो है वो हमें फॉलो करना है जिससे पेशेंट की जान बच जाए। महिला में सबसे ज़्यादा जान जाने का, प्रेगनेंसी में PPH यदि हो गया है तो जान जाने का सबसे ज़्यादा खतरा है। ये सारा जो अपन ने अप्रोच लाए थे, ये सारी जो दवाई दी थी, ये अप्रोच में 30 मिनट तक पेशेंट पे अप्लाई करनी है। 30 मिनट के बाद ये पेशेंट में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया है तो हमें स्ट्रेटजी को चेंज करना है और कुछ प्रोटोकॉल को, कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को हमें फॉलो करना है। 30 मिनट अपने ये दवा दे दी है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोटोकॉल है, सबसे पहले जब भी पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग हो रही है तो उस ब्लीडिंग को हमें क्या करना है? स्टॉप करना है। उस ब्लीडिंग को अपन क्या करेंगे? स्टॉप करेंगे। उस ब्लीडिंग में पहला जो अपना एम है, ये पहला एम है टू प्रेस द यूट्रस। यूट्रस को अपन क्या करेंगे? प्रेस कर देंगे, दबा के रखेंगे। दबाएंगे तो वहाँ कंप्रेशन लगेगा और कंप्रेशंस की वजह से जो ब्लीडिंग है वो क्या हो जाएगी? ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। और यही तो अपना पर्पज है। ब्लड जो लॉस हो रहा है उस ब्लड लॉस को अपन को क्या करना है? बंद करना है। किस तरीके से अपन यूट्रस को प्रेस कर सकते हैं? 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका अपने पास बाई मैनुअल कंप्रेशन से, तो पहला अपन बाई मैनुअल पेशेंट पे कंप्रेशंस करेंगे और दूसरा जो है अपन बलून का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? बलून का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें से SBT संगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब्स, बकरी बलून और फोलिस कैथेटर ये अपन इस पेशेंट के अंदर उपयोग लेते हैं। पहले बात करते हैं बाई मैनुअल तरीके से अपन उसको कंप्रेस करेंगे यूट्रस को। 1 हैंड इंसर्ट एंड अदर हैंड पर वेजाइनल सपोर्ट। एक हाथ 1 हैंड अपन इंसर्ट करेंगे, 1 हैंड अपन क्या करेंगे? इंसर्ट करेंगे। एक जो हाथ है अपना इंसर्ट करेंगे और दूसरे हाथ से अपन जो है कंप्रेशंस लगाएंगे पर एब्डोमेन नहीं। दूसरे हाथ से अपन क्या लगाएंगे? 1 हैंड इंसर्ट दी यूट्रस के अंदर डालेंगे और अदर हैंड जो है वो पर एब्डोमेन, कह रहा हूँ पर एब्डोमेन जो है वो अपन क्या लगाएंगे? बाहर से कंप्रेशंस लगाएंगे, ताकि जो अंदर एक हाथ बाहर रहेगा, एक हाथ अंदर रहेगा। अब इस बीच में से अब में कंप्रेशन लगेगा और ब्लीडिंग क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी।
इसको बाईमैनुअल कंप्रेशंस बोलते हैं, ये हमें लगाना है। यू कैन यूज़ अपन फिर इसके बाद में ये भी यूज कर सकते हैं संगस्टन, ब्लैकमोर ट्यूब, बकरी बैलून और फोलेज कैथेटर। याद रखें इसके अंदर जो है वो बकरी बैलून के अंदर 500 ml, बकरी बैलून में 500 ml तक जो है वो अपन वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और याद रखें ये इसके जो भी बलून के अंदर अपन ने नॉर्मल सलाइन लिया है, वाटर लिया है, ये वाटर वार्म होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? टेम्परेचर इनका क्या होना चाहिए? टेम्परेचर वार्म होना चाहिए। ये भी बात आपको मालूम होनी चाहिए। वार्म, ल्यूक वार्म जो है वो थोड़ा सा वार्म टाइप का होना चाहिए। और बकरी बैलून के अंदर 500 ml तक की कैपेसिटी रखते हैं, बाकी में थोड़ा अपन कैपेसिटी कम रखते हैं। ये बलून जो है अंदर जाएगा और उस यूट्रस में जो ब्लीडिंग हो रही है, इस यूट्रस में जो ब्लीडिंग हो रही थी, अब इस बलून जाएगा और यहाँ से मान लीजिएगा ब्लीडिंग हो रही थी, ये ब्लीडिंग यहाँ से हो रही थी, अपन ने बलून डाला और वहाँ पे कंप्रेशंस हो गया और इस कंप्रेशंस की वजह से जो है ब्लीडिंग स्टॉप हो गई। तो ये अप्रोच जो है हमें करना है। मैक्सिमम कैपेसिटी बकरी बैलून की 500 ml बताई थी और बाकी को अपन को वार्म वाटर का इस्तेमाल करना है। इफ स्टिल ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप, यदि ये भी अप्रोच कर दिया है, ये भी अप्रोच यदि अपन ने कर दिया है और पेशेंट का ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप नहीं हुआ है, तो हमें फटाक से सर्जिकल मेथड की तरफ जाना है। और सर्जिकल मेथड का के अंदर जो है आर्टरी जो भी ब्लीड कर रही है उसको लाइगेट करना है या यूट्रस को हटाना है। ये अगेन सर्जन पे, गायनेकोलॉजिस्ट पे जो है वो ऑब्स्ट्रिक्शन एंड गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो इस बात को तय करेंगे, क्योंकि मदर की जान जो है वो पहले बचानी है। जान है तो जहाँ है, ये भी आपने सुना होगा। तो ये एक पूरा जो मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट जो है अपन पेशेंट के अंदर देखते हैं। अगेन मैं इस बात को एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूं कि अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा है। देखिए, आज अपन का विषय था कि एक मदर को पीपीएच हो रहा है, उस पीपीएच के अंदर बहुत सारे रिस्क फैक्टर है। एक माँ की साइड से रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, लेबर रिस्क की वजह से भी रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, और प्लेसेंटा के इम्प्लांटेशन की अबनॉर्मलिटी की वजह से भी ब्लीड हो सकता है। और ये तो अपने चर्चा की है। इसके साथ में यदि पीपीएच हो गया है, तो उस पीपीएच को आपको किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, कौन कौन सी दवाई जो है वो अपन स्पेशली इसके अंदर देखते हैं। इसमें कई सारी ऑक्सीटॉक्सिन का उपयोग करते हैं। WHO ने ऑक्सीटॉक्सिन ड्रग्स पे जोर दिया है, ऑक्सीटॉक्सिन ड्रग्स का उपयोग करना है। ऑक्सीटॉक्सिन जो दवाई है, मैंने आप लोगों को बोला फर्स्ट लाइन दवाई है, और इस ऑक्सीटॉक्सिन का यूज IM और IV भी कर सकते हैं। नॉर्मल सलाइन के साथ में आपको स्टार्ट करना है। डोज जो है वो 40 इंटरनेशनल यूनिट तक कर सकते हैं। यदि अपन ने IV बोलस दे दिया तो पेशेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, BP कम हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, और सारी प्रॉब्लम भी हो सकती है। कभी भी हमें IV बोलस नहीं देना है, नॉर्मल सलाइन के साथ में देना है। इस बात को भी अपन ने श्योर किया है कि डेक्सट्रोज 5% के या फिर डेक्सट्रोज के साथ में कभी भी जो है वो अपन को ऑक्सीटॉक्सिन नहीं देना है, क्योंकि ये वाटर इंटॉक्सिकेशंस करवा सकता है। तो ये अपन ने बात की, और इम्पोर्टेंट WHO ने बात की थी, ये ट्रीट भी करती है और प्रिवेंट द पीपीएच को भी करती है। फिर अपन लोगों ने बात की थी सेकेंड जो दवा है वो मिथाइलिन अर्गोमेट्रिन दवा है। मिथाइलिन अर्गोमेट्रिन दवा का उपयोग जो डोज है 0.2 mg यूज करते हैं, IM रूट की यूज करते हैं। IV कभी भी नहीं देना है, क्योंकि ये हाइपरटेंशन करवा सकते हैं। इस डोज को हमें 5 डोज तक रिपीट कर सकते हैं। पहला 0.2 mg डोज लगाया है, दूसरा जो है 20-30 मिनट के गैप के बाद में इस डोज का दवा का लगा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10 mg डोज अपन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। IM डोज जरूर लगाना, इसको IV नहीं यूज करते हैं। फिर अपन ने बात का सिंट्रोमेट्रिन एक फिक्स कॉम्बिनेशन डोज है। ऑक्सीटॉक्सिन जो है इसमें 5 इंटरनेशनल यूनिट लेते हैं, और मिथार्जिन जो है वो 0.5 mg लेते हैं। ये कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन का उपयोग करने से पीपीएच को ट्रीट किया जा सकता है। फिर अपन ने 4 नंबर पे बात की थी प्रोस्टाग्लैंडिन E1, जिसको बोलते हैं मीजोप्रोस्टेट जो है वो WHO ने बोला है 800 मिलीग्राम तक इस दवा का उपयोग करना है। रूट जो है सबलिंगुअल आपको रखना है, क्योंकि सेकेंडेस्ट फास्टेस्ट रूट है। IV जो है वो फास्ट रूट है, ये भी मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया है। इसके अलावा आपको 600 मिलीग्राम तक जो है इस दवा का उपयोग ओरली भी कर सकते हैं, और यदि ज़्यादा थ्रेट है या डर है तो अपन इसको रेक्टली तरीके से यूज कर सकते हैं। 600 mg का उपयोग कर सकते हैं।
फिर अपन लोगों ने बात की थी 5वें नंबर पे प्रोस्टाग्लैंडिन 2 अल्फा, जिसको अपन बोलते हैं कार्बोप्रोस्टोल। कार्बोप्रोस्टोल जो दवा है या डिनोप्रोस्टोन जो दवा है, IM इसको यूज कर सकते हैं। 250 मिलीग्राम तक इसकी डोज है। मैक्सिमम डोज जो है वो 8 डोज दे सकते हैं। अपन को 20 से 1 घंटे तक का गैप रखना है। मैक्सिमम जो डोज है वो 2 mg तक अपन ने इसको पेशेंट को दी है। अगला अपन को इस्तेमाल करना है टेनेजमिक एसिड। टेनेजमिक जो एसिड है, ये दवा जो है अपन PPH के अंदर इस्तेमाल प्रोटोकॉल में तो नहीं है, पर जनरली इसको अपन जो ब्लीडिंग किसी भी पेशेंट के अंदर हो रही है तो टेनेजमिक एसिड का उपयोग करेंगे। IV अपन इसका उपयोग करेंगे। तो ये अपने सारा जो अप्रोच लगाया है, इस अप्रोच को अपन मेडिकल अप्रोच बोलेंगे। ये सब क्या है? मेडिकल अप्रोच। यदि मेडिकल अप्रोच अपना फेल हो गया था, फिर अपन ने लोगों ने बढ़ाया था कि फिर हमें आगे एक कदम जो है आगे लेवल पे बढ़ जाना चाहिए। फिर अपन का एम जो है बड़ा ब्लीडिंग को स्टॉप करना। ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए बाई मैनुअल कंप्रेशंस लगाना है। एक हाथ अपन जहां यूट्रस में इंसर्ट करेंगे पर वेजाइनली, दूसरा हाथ जो है अपन पर एब्डोमिनली उस पर प्रेशर लगाते रहेंगे और इसको काम करते रहेंगे ताकि जो है ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। इसके अलावा थोड़ा एडवांस जो है वो अपन ट्यूब के जरिए, जैसे संगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब है, बकरी बलून कैथेटर है, फोलिज कैथेटर है, किसी भी कैथेटर का एक उपयोग करके, जैसे बकरी बलून का उपयोग करना है, 500 ml इसके अंदर नॉर्मल सलाइन या वार्म वाटर डालना है और इस वार्म वाटर का उपयोग करना है और फिर अपन को बलून को इन्फ्लेट करना है। ये बलून जब भी इन्फ्लेट होगा अंदर ये भी कंप्रेशंस का काम करेगा और कंप्रेशन से जो है ब्लीडिंग क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। और यदि ये मैनेजमेंट भी फेल हो गया है, ये अभी अप्रोच फेल हो गई है, तो हमें सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ जाना है, क्योंकि पेशेंट की जान जो है वो हमें बचानी है। तो ये एक अपना लेक्चर रहा, बड़ा लेक्चर रहा, इसके एक और भी पार्ट है। तो ये PPH के बारे में हम लोगों ने पूरा कोशिश किया है आपको 100% प्रैक्टिकल नॉलेज दे। ज़्यादा अपना फोकस जो है प्रैक्टिकल नॉलेज है और सीधे जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ राजस्थान CHO और नॉर्थ सेट एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग जो है आपको पूछेंगे। आई होप सो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक, नई एनर्जी के साथ।